वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के 14वें नंबर के वीडियो के बारे में। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि लोम्बोक जल डमरू मध्य, ध्यान दीजिए, लोम्बोक जल डमरू मध्य, जिसको लोम्बोक स्टेट भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य को स्टेट बोला जाता है इंग्लिश में, किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यह स्थित है बाली एवं लोम्बोक के बीच में। तो दो आइलैंड है, ये है बाली और ये है लोम्बोक, इनके बीच में आपको मिलेगा लोम्बोक स्टेट। अब बात आती है कि ये जो जल डमरू मध्य क्षेत्र होते हैं या जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जल डमरू मध्य क्षेत्र या जो स्टेट होता है यह एक नैरो वाटर पैसेज होता है। ठीक है, मतलब कि पानी का एक सकरा सा भाग होता है जो कि दो बृहद जल भाग को जो हो जोड़ने का काम करता है। तो अगर इस मैप में देखेंगे तो इस मैप में जो इधर वाला पोर्शन है वो है जावा सी, क्या है, जावा सी। ठीक है, और इधर आपको मिलेगा इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन। तो यहाँ पे हिंद महासागर है और इधर जो है वो जावा सागर है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा ये एक पतला सा सकरा सा जो ये वाटर बॉडी है, यही स्टेट है जिसका नाम है लोम्बोक स्टेट। और आइलैंड कौन कौन से इससे कनेक्ट हैं, ये है इधर बाली, मतलब कि वेस्ट में बाली है और ईस्ट में लोम्बोक है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे मैप में देखते हैं। ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, जिसमें ये जावा आइलैंड है, ये बाली आइलैंड है, ये लोम्बोक है। ठीक, अब जैसा कि जो पीछे वाला जो चित्र था जिसमें मैंने यहाँ पे बताया कि ये कौन सा सी है, जावा सी है। अब इसको देखिए यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो है जावा सी, आप देख सकते हैं ये है जावा सी, और इसके इधर ये है इंडियन ओशन या हिंद महासागर। अब इन दोनों को ये जो जोड़ने वाला जो कनेक्टिव लिंक, ये जो नैरो पैसेज है वाटर का, वाटर बॉडी का, यही है लोम्बोक स्टेट या लोम्बोक जल डमरू मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि यह इंडोनेशिया में बाली आइलैंड और लोम्बोक आइलैंड को कनेक्ट करने का काम करता है। अब इधर जो है ये है जावा आइलैंड, और यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जावा आइलैंड, इधर सुमात्रा आइलैंड, इसके बीच में ये जो पतला सा ये जो नैरो पैसेज है वाटर बॉडी का, ये है सुंडा स्ट्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुंडा स्ट्रेट है या सुंडा जल डमरू मध्य है वह किनको कनेक्ट करने का काम करता है, तो यहाँ पे जो दो आइलैंड होंगे, एक होगा इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, मतलब कि सुमात्रा द्वीप, और दूसरा है ये जावा द्वीप, और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ भी इस प्रश्न के साथ ध्यान रखिएगा। सुंडा स्टेट के बारे में भी जान गए आप और लोम्बोक स्टेट के बारे में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये इस तरह के जो प्रश्न वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, कि जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है, चावल प्रोडक्शन है, गेहूं प्रोडक्शन है या चाय प्रोडक्शन है, उसमें टॉप 5 के देश जो है वो पूछा जाता है, या टॉप जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है या राज्य है या देश है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी का प्रोडक्शन करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि जो टॉप 10 देश हैं जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ब्राज़ील क्या हो गया, पहले स्थान पे, वियतनाम दूसरे स्थान पे, कोलंबिया तीसरा, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है, पांचवें पे इथोपिया है। ठीक है, इथोपिया जो है वो 5वें पोजीशन पे है। होंडुरस जो है वो 6ठे स्थान पे है। अपना देश जो भारत है वह कॉफ़ी के प्रोडक्शन में 7वें स्थान पे है। युगांडा 8वें, मैक्सिको 9वें स्थान पे है, और ग्वाटेमाला जो है या ग्वाटेमाला ये है 10वें स्थान पे। तो ये जो है वो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं या देश हैं जो कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में जाने जाते हैं। तो पहला स्थान जो है ब्राज़ील का नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से जो और जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि चाय, गेहूँ, चावल, तो शुगर केन, तो इस तरह की भी जो है जो लिस्ट आएगी तो आगे के प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट अभी ये याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे लिग्नाइट के भंडार नहीं मिलते हैं। तो देखिए, गुजरात में आपको मिल जाएगा लिग्नाइट का भंडार, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा,
पुडुचेरी में मिल जाएगा। जो वहाँ पे नहीं मिलेगा वो है झारखंड। झारखंड में आपको लिग्नाइट के भंडार नहीं मिलेंगे। अब इसी क्रम में ये हम लोग जान जाएं कि ये लिग्नाइट है क्या। तो कोयले जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कोयले के जो प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो चार प्रकार का कोयला होता है। एक होता है एंथ्रासाइट जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस, और तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है, और चौथे पे जो है वो है पीट या पीट बॉग जो है वो कोयला। तो इस तरीके से चार हो गए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये चार प्रकार हैं। तो इन चार प्रकार में जो लिग्नाइट कोयला है गुजरात में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, पांडिचेरी में मिलेगा, इसके साथ में JNK जम्मू कश्मीर में भी, और तमिलनाडु, इन राज्यों का भी नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, यहाँ पे आपको लिग्नाइट कोयला मिल जाएगा। और जो नहीं मिलेगा वो है यहाँ पे ऑप्शन झारखंड। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो चार नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें से क्या जो है वो रूस में नहीं मिलता है। तो रूस में यूरेनियम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो सुपीरियर लेक है वह किस संसाधन के लिए वो जानी जाती है। ठीक, तो वह स्पेशली क्षेत्र है लौह अयस्क भंडार। ठीक है, क्या? लौह अयस्क भंडार, ऑप्शन ए। अब हम जानेंगे कि सुपीरियर लेक की पोजीशन क्या है, मतलब कि वो कहाँ पे स्थित है। तो सुपीरियर लेक जो है वह ये है। तो सुपीरियर लेक का कुछ भाग कनाडा में मिलता है, इधर आप देख सकते हैं कनाडा में, और कुछ पोर्शन जो है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा। ठीक, तो यूनाइटेड USA और कनाडा दोनों के भाग को शेयर करता है लेक सुपीरियर। इसकी पोजीशन ये है। अब यहाँ पे जो ग्रेट लेक का कॉन्सेप्ट आता है, तो ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं। एक है सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी लेक ईरी, चौथी ओंटारियो और पांचवा है हुरन लेक। ठीक है, तो इस तरीके से सुपीरियर, मिशिगन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो और हुरन, ये जो 5 लेक हैं ये कलेक्टिवली कहलाती हैं ग्रेट लेक। एक चीज़ और याद रखना है, जो यहाँ पे जो लेक मिशिगन है, इन पांचों में से लेक मिशिगन ही एक ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत है। बाकी जो 4 लेक हैं, सुपीरियर हो गई, हुरन हो गई, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, इन चारों का जो है कुछ हिस्सा जो है वो कनाडा में पड़ता है और कुछ जो है USA में पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन 5 में वह कौन सी झील है जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, तो वो है लेक मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? आपको बताना है कि सबसे कम जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी वह किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 46% मतलब कि 46 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो 46% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यहीं पे सबसे कम जनघनत्व है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे देश का नाम पूछा जा रहा है। तो मंगोलिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगोलिया में मात्र 2 व्यक्ति, ठीक है, 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने मिलेंगे? 2 व्यक्ति। ठीक है, तो 2 लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ये वाला जनघनत्व है मंगोलिया का। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात, यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, लिंग अनुपात जो है वो न्यूनतम है? तो ये है दादर और नगर हवेली, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। आपको बताना है कि भाग 16 किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजन है कुछ वर्गों के लिए, उनसे संबंधित है भाग 16। अब इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भाग हैं और वो भाग जो है वो कितने से किस आर्टिकल को कवर करते हैं और उसमें क्या बातें कही गई हैं उसको हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए,
यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। ये इधर पूरा जो है वो संविधान के भाग की लिस्ट है। इधर जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक को वो कवर करते हैं, तो यहाँ पे अनुच्छेद हो गया और उनमें क्या बातें हैं या किस एरिया को इंडिकेट करते हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, तो भाग एक, जो भाग एक है वह अनुच्छेद 1 से 4 को कवर करता है, जिसके अंतर्गत द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की जाती है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। भाग 2 जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक होता है, जिसमें सिटीजनशिप नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 12 से लेकर 35 अनुच्छेद को कवर करता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स या ये कहें मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 जो है 36 से लेके 51, ठीक है, 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल जो है वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। भाग 4A, जो भाग 4A है वह है अनुच्छेद 51A को कवर करता है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है, जो हमारा मूल संविधान था जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भाग 4A में जगह मिलती है और यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक, और इसमें जो है द यूनियन गवर्नमेंट आती है, ठीक है, इसमें जो है संघ सरकार आती है, केंद्र सरकार आती है। भाग 6 में, भाग 6 की अगर बात करें तो यह 152 से लेके 237 तक के अनुच्छेद को कवर करता है, इसमें राज्य सरकार की बातें आती हैं। भाग 7 जो है वो अनुच्छेद 238 को कवर करता है, जिसमें डिल्ट विथ स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और रिपील्ड इन 1956 बाय द 7th अमेंडमेंट। तो जो भाग 7 है आज की डेट में जो है वो नहीं है, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, कब? 1956 में 7th अमेंडमेंट द्वारा, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा है उसके द्वारा इसको रिपील कर दिया गया। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 जो है 239 लेके 241 तक के अनुच्छेद को जो है वो कवर करता है। इसमें यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में या केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके बारे में बातें हैं। और आर्टिकल इसमें जो आर्टिकल 242 है वो रिपील्ड है, ठीक है, वो ख़त्म है। अब भाग 9 की बात करें, भाग 9 जो है वो 243A से लेकर O तक है। इसमें पंचायतें, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी बात की गई है। भाग 9A 243B से लेकर 243ZG तक के अनुच्छेद हैं इसमें, और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है। भाग 10 जो है 244 से लेकर 244A तक को कवर करता है। इसमें शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है। किसकी? शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है। भाग 11, जो भाग 11 है वह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक को कवर करता है, और यह यूनियन और स्टेट, मतलब कि राज्य और केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। किसमें? भाग 11 में। अब आगे के जो भाग हैं उनको भी देख लेते हैं। जो भाग 12 है वह 264 से लेकर 300A तक के अनुच्छेद को कवर करता है, जिसमें जो प्रमुख बातें आती हैं वो फाइनेंस, वित्त, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स आते हैं, ठीक है। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 जो है 301 से लेकर 307 तक के आर्टिकल को लेता है, और इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये चीज़ें आती हैं। और भाग 14 जो है वो 308 से लेकर 323 है, जिसमें यूनियन और स्टेट के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जिक्र किया गया है। किसमें? भाग 14 में। भाग 14A की अगर बात किया जाए तो भाग 14A में 323A से लेकर 323B है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। फिर यहाँ पे ध्यान रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 है जो कि 1976 में होता है, उसके तहत यह नया भाग जोड़ा गया। क्या? भाग 14A, ठीक है। तो भाग 14A किससे संबंधित है? वो है एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल से। भाग 15 की बात करें, भाग 15 जो है वो 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद को कवर करता है और यह संबंधित है इलेक्शन से, चुनाव से। भाग 16 की अगर बात किया जाए तो भाग 16 जो है 330 से लेकर 342 के अनुच्छेद को कवर करता है और इसमें जो है एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के जो रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये एक विशेष उपबंध है जो कि भाग 16 में बात की गई है, जिसमें 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद हैं। भाग 17 की बात किया जाए तो 343 से लेकर 351 जो है भाग 17 के अंतर्गत आता है और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, जो आधिकारिक जो भाषा है उसके बारे में बात की गई है। भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद हैं, जिसमें इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की गई है। भाग 19 361 से लेकर 367 तक के अनुच्छेद हैं, जिसमें मिसलेनियस प्रोविज़न है और प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी की बात इसमें की गई है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है एक ही आर्टिकल है 368। तो भाग 20 जो है वो आर्टिकल 368 को कवर करता है, जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, तो जो संविधान है उसके संशोधन की जो बात की गई है वो भाग 20 में की गई है और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। भाग 21 की अगर हम बात करें तो भाग 21 369 से लेकर 392 तक के अनुच्छेद को कवर करता है, जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई है। भाग 22 की बात करें तो 393 से लेकर 395 तक 393 टू 395 तक के अनुच्छेद इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें शॉर्ट टाइटल मतलब कि संक्षिप्त नाम की बात की गई है, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव की बात की गई है। तो ये जो थे वो 22 भाग और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद थे और उनके जो विशेष जो एरियाज थे जिनको वो कवर करते हैं, उनके बारे में हमारा ये डिस्कशन था, डिस्क्रिप्शन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो धन विधेयक के अतिरिक्त, ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, मतलब कि वो कितने महीने तक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में पड़ा रहेगा, जबकि वह लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा फर्स्ट टाइम उसको क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता। और यह जो बात कही गई है वह बात कही गई है आर्टिकल 197 बी में। ठीक है, 197 बी में यह बात कही गई है कि अगर विधानसभा ने धन विधेयक के अलावा कोई अन्य जो बिल है उसको अगर पास कर दिया है तो विधान परिषद में मैक्सिमम वह 3 माह तक ही रह सकता है। और यह बात की गई है अनुच्छेद 197 बी के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 326। ठीक है, 326। तो वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है वो जो है वो मत देने के अधिकारी हैं। और यह बात की गई है अनुच्छेद 326 के तहत। पहले क्या था? पहले ये था 1989 की अगर हम बात करें तो उससे पहले ये था कि 21 साल ये उम्र थी, लेकिन 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक, 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1989 में होता है, उसके तहत जो 21 वर्ष की जो उम्र है उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। तो 18 वर्ष के जो वयस्क हैं वो अपना मत दे सकते हैं और ये बात किस में है? अनुच्छेद 326 के तहत। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो गरीबी के सूचक के रूप में नहीं जाना जाता है, जो पॉवर्टी का इंडिकेटर नहीं समझा जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ये
परिवहन के साधनों की कम संख्या। तो इससे जो है आप किसी के गरीबी के इंडिकेटर को इसको नहीं शामिल किया गया है, ठीक। तो गरीबी के सूचकांक में इसको नहीं लेते हैं, ठीक, या गरीबी के सूचक के रूप में इसको नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो परिवहन, संचार और वाणिज्य ये आते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, और सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत, ठीक है। जो टर्सरी सेक्टर है उसमें सेवा क्षेत्र आता है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? परिवहन हो गया, संचार हो गया और वाणिज्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आयात कर, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है इंपोर्ट ड्यूटी की। किसकी बात की जा रही है? इंपोर्ट ड्यूटी की बात की जा रही है। तो अब ये बात पूछी जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी से होता क्या है? तो आयात कर से होता क्या है? तो यहाँ पे व्यापार की मात्रा को घटाता है, ठीक है। तो जो व्यापार का जो वॉल्यूम है, ठीक, ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो इंपोर्ट ड्यूटी से कम होती है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो देश होते हैं वो FTA एक दूसरे के साथ साइन करते हैं, ठीक है। FTA मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि इस तरह की ड्यूटी जो है वो ना लगे और ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़े। अगला प्रश्न, GST, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरह का कर है? ठीक है, आपको बताना है इसका नेचर कैसा है। तो यह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि GST दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि GST दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? ठीक है, तो वो होता है RBI, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का अभिकर्ता और सलाहकार होता है, ठीक। वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके फादर हैं FW टेलर, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक जो है वो अक्सर पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यह FW टेलर की पुस्तक है। और वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में, जनक के रूप में FW टेलर जाने जाते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? तो अगर ध्वनि की प्रबलता मापना हो तो उसका एम्पलीट्यूड देखा जाता है, आयाम देखा जाता है। तो ध्वनि की प्रबलता मतलब कि साउंडनेस जो होती है वह आयाम के थ्रू पता चलता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं तो इनमें से जो प्रदूषण होना है, तो कौन सा प्रदूषण होगा नाभिकीय ऊर्जा का यूज करने में? तो ना तो उससे वायु प्रदूषण होता है, ना तो उससे जल प्रदूषण, ना तो ध्वनि प्रदूषण। तो जो प्रदूषण होता है वो है ऊष्मीय प्रदूषण। ऑप्शन सी इसका उत्तर है, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण। अगला प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था न्यूटन ने। तो इस नियम को न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक, एक्शन और रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया न्यूटन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो आपको बताना है कि किसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे विकिरण, रेडिएशन दिया हुआ है, संवहन दिया हुआ है और चालन दिया हुआ है। जैसा कि ये जो तीनों नाम है वह ऊष्मा के जो है वो चरण के लिए, विस्थापन के लिए ये तरीके होते हैं। इसी से जो है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो चलित होती है। तो इसमें विकिरण मतलब कि रेडिएशन, संवहन मतलब कन्वेक्शन और चालन मतलब कंडक्शन, ये जो है वो तीन तरीके होते हैं, जिसमें विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संवहन कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो ये थे हमारे 14वें नंबर के डेली प्रैक्टिस सेट
यूपीपीएससी आरओ एआरओ के संबंध में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।